हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका यूजीसी नेट का जो 24 दिसंबर 2021 का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के पेपर हुए थे, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चंस वही हम लोग डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा बताए हुए हैं। टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट क्वेश्चंस या ऑप्शंस नहीं याद होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग केवल इन्फ्रेंस के आधार पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 24 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के शिफ्ट में। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है बायोस क्या होता है, यानी BIOS। ये क्वेश्चन जो है आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आईसीटी के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए बायोस क्या होता है। बायोस का फुल फॉर्म है, पहली बात तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के टर्म में ये होता क्या है, इज़ द प्रोग्राम अ कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर यूजेस टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट इज़ पावर्ड ऑन। यानी कि BIOS एक तरीके का क्या है, प्रोग्राम है ना। ये हार्डवेयर नहीं, ये एक प्रोग्राम है। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था कि बायोस क्या है, प्रोग्राम है या हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, क्या है। तो ये एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या होता है, अ कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर यूजेस टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट इज़ पावर्ड ऑन। यानी कि कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है, पावर ऑन होने के बाद इसको यूज़ करता है, इस प्रोग्राम को। It also manages data flow between the computer's operating system and attached devices such as the hard disk, video adapter, keyboard और माउस। यानी कि इसका मेन काम क्या होता है, बायोस का मेन काम होता है ये डेटा फ्लो को मैनेज करता है किनके किनके बीच, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस अटैच हैं उनके साथ। यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के साथ के बीच जो है डेटा के फ्लो को मैनेज करने का काम कौन करता है, BIOS करता है। अब BIOS के बारे में हम देखें कब ये टर्म आया था। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, द टर्म BIOS वॉज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1975 बाई अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट गैरी किल्डेल। यानी कि 1975 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट गैरी किल्डेल का ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू IBM's फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन 1981। यानी कि 1981 में सबसे पहले IBM जो कंपनी है उसने अपने पर्सनल कंप्यूटर में इसे यूज़ किया था। तो ये बायोस से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है एसिड रेन के अबाउट क्वेश्चन था। ऑप्शंस क्या थे ये बच्चे नहीं बता पाए हैं, तो डायरेक्टली मैंने एसिड रेन को ही डिस्कस यहाँ कर लिया है कि एसिड रेन होता क्या है। तो देखिए एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन रिजल्ट्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कई हैं, तो कई फॉर्म हैं, वो आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, चाहे वो फॉग के फॉर्म में हो, चाहे वो ड्राई फॉर्म में हो, चाहे वेट फॉर्म में, तो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब बारिश के मीडियम से ये हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है, तो इसे एसिड रेन कहते हैं। तो देखिए क्या है, द मेजर सोर्सेज ऑफ SO2 एंड NOx इन द एटमॉस्फेयर आर। क्या मेजर सोर्सेज हैं इसके, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जिन्हें हम जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उससे एमिशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड और NOx का, यानी 2/3 ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 1/4 ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स। ठीक है। आगे अगर हम बात करें व्हीकल एंड हैवी इक्विपमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे व्हीकल्स जो रोड पे चल रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग के, वो, और हैवी इक्विपमेंट जो हैं उनसे जनरेट होता है। और मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज़ से भी जो है ये डेवलप होता है। अब अगर हम बात करें एसिड रेन का जो pH है, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। एसिड रेन का जो pH है यूजुअली 4.2 से 4.4 के बीच होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फ्लेंडर्स एनालिसिस मेजर्स हुज बिहेवियर। यानी फ्लेंडर्स का जो विश्लेषण है वे किसका बिहेवियर मेज़र करता है। ऑप्शन है स्टूडेंट का, B है टीचर्स का, C है बोथ।
या फिर नन ऑफ द अबव हो सकता है। तो देखिए फ्लेंडर्स एनालिसिस जो है ये होता है इट्स फॉर टीचर्स बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, यानी शिक्षक का क्लासरूम में बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए उसका टीचिंग मेथड, उसकी टीचिंग स्टाइल, उसका लेक्चर डिलीवर करने का जो तरीका है उसको ऑब्जर्व करने के लिए फ्लेंडर्स ने एक मेथड बनाया था जिसे हम फ्लेंडर्स एनालिसिस कहते हैं, जो कि टीचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है क्लासरूम में। तो देखिए अगर हम आगे बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरीज इज़ अ 10 कैटेगरी सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि फ्लेंडर के इंटरैक्शन एनालिसिस में कितने कैटेगरी को में डिवाइड किया गया इंटरैक्शन एनालिसिस को। तो ये देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 10 कैटेगरी सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें इसको 10 कैटेगरी में बांटा है फ्लेंडर्स ने, जिसमें क्या है देखिए विच इज़ सेड टू बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज़। इसमें क्या है देयर आर 7 कैटेगरीज यूज्ड व्हेन द टीचर इज टॉकिंग, यानी टीचर टॉक। 10 में से जो 7 स्टेप्स हैं या कह लीजिए 7 कैटेगरी हैं वो टीचर टॉक के लिए हैं, यानी टीचर के बिहेवियर बात इसको मेज़र करने के लिए हैं। बाकी के जो 2 हैं एंड 2 व्हेन द पीपल इज टॉकिंग, पीपल टॉकिंग, यानी कि 2 कैटेगरी जो है वो बच्चों के लिए है या लर्नर के लिए है, पीपल टॉक। एंड द 10th कैटेगरी इज़ दैट ऑफ साइलेंस और कन्फ्यूज़न, और जो 10th कैटेगरी है यानी कि केवल एक कैटेगरी लास्ट वाली जो कैटेगरी है वो साइलेंस या कन्फ्यूज़न को डिनोट करती है। तो इस तरीके से 7 to 1 ये याद रखिएगा। इट मेजर्स वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि आगे ये पूछा जा सकता है कि जो फ्लेंडर्स का एनालिसिस है वो टीचर के कौन से बिहेवियर को मेज़र करता है, नॉन वर्बल या वर्बल। तो ये वर्बल बिहेवियर को मेज़र करता है टीचर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था नॉइज़ मेजर्स इन, इससे रिलेटेड था। तो देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बच्चों को याद नहीं था, तो मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया है नॉइज़ मेजर्स इन। तो देखिए नॉइज़ को डेसिबल में मेज़र किया जाता है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। वी मेजर्स साउंड इंटेंसिटी ऑल्सो रिफर्ड टू एज साउंड पावर और साउंड प्रेशर इन यूनिट्स कॉल्ड डेसीबल्स। डेसीबल्स क्यों कहा जाता है अभी देखते हैं। डेसीबल्स यानी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये याद रखिएगा, ये होता है स्मॉल डी प्लस और कैपिटल बी, ठीक है। तो डेसिबल्स आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी कि इसका जो यूनिट जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे उनके ऑनर में इसको बेल बोला जाता है, बेल इसकी यूनिट है। और डेसी का मतलब होता है बहुत छोटी इकाई, तो इसलिए इसको जब हम साउंड को मेज़र करते हैं तो छोटी इकाई में मेज़र करते हैं, इसलिए डेसीबल बोल देते हैं, डी आगे लगा देते हैं। तो आगे देखिए क्या है, द इन्वेंटर ऑफ बोथ द टेलीफोन एंड द ऑडियोमीटर, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दोनों चीज़ों की खोज की थी। कौन कौन सा, टेलीफोन एंड ऑडियोमीटर। एन ऑडियोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स हाउ वेल अ पर्सन कैन हियर सर्टेन साउंड्स। ऑडियोमीटर क्या होता है, कान की शक्ति को जांचने की मशीन होती है। अब अगर हम डेसिबल की इंटेंसिटी की बात करें जनरल टर्म में, तो जैसे मान लीजिए डेजर्ट की 10 डेसिबल है ना। क्वाइट रूम शांत कमरे की 30 डेसिबल होती है। ट्रैफिक की 50 डेसिबल होती है। नॉइस लेवल नियर अ मोटर वे 70 डेसिबल। कार के हॉर्न की ये 110 डेसिबल। और एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ करता है 120 डेसिबल होता है। यहाँ रेंज दे रखी है आपकी, मॉडरेट, लाउड, वेरी लाउड और एक्सट्रीमली लाउड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, क्वेश्चन था मैथमेटिक्स से, इफ़ y and x are two variables and if y equal to x square, then if x is increased by 6%, then what will be the value of y। ऑप्शन स्टूडेंट्स बता रहे थे 6 था, 12 था, 36 था, कुछ ऐसे था, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर x को 6% इंक्रीज़ कर दिया जाता है, तो मान लीजिए पहले x जो है केवल x था, मान लीजिए ये x है केवल, या 1 मान लीजिए, और अगली बार इसको 6% इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये अगली बार 6x/100 जो है इंक्रीज़ होगा। तो इनिशियल प्लस इंक्रीज्ड लेवल, यहाँ पर मैंने लिख रखा है x + 6x/100, और स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 + 6x/100 को, तो ये आपका हो जाएगा 1.06 का होल ऑफ स्क्वायर, 6x का होल ऑफ स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.1236x, यानी कि इनिशियली क्या था,
इनिशियली था x और बाद में बढ़ा 1.123x, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.1236x हो जाएगा। और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड ऑफ जो वैल्यू आएगी 12.36% आएगी। यानी y कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, y हो जाएगा राउंड ऑफ 12.36%। तो ऑप्शन में जो नियर अराउंड बच्चे बता रहे थे 12 ऑप्शन दे रखा था, तो ये राउंड ऑफ अगर हम लेंगे तो 12% जो है इंक्रीज़ होगा। यानी x के 6% इंक्रीज़ होने पर y 12% इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट। अब देखिए ये बहुत ही नया और डीप क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, लेकिन इसमें पूछ लिया गया है कि व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, तो जैसा हम बात करें देखिए क्या है, अ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इज वन वे टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। The chi-squared statistics is a single number that tells you how much difference exists between your observed count and the counts you would expect if, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है एफओ और जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी, यानी जो आपने सोचा था और जो आपका रिजल्ट मिला है, उसके बीच कितना डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, इसको मेज़र करने का काम कौन करता है, काई स्क्वायर टेस्ट करता है। इफ़ देयर वर नो रिलेशनशिप एट ऑल इन द पॉपुलेशन, और यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होती है रिसर्चर की वो ये होती है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो कॉज एंड इफेक्ट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस मान के चलते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है बहुत ही डीप टॉपिक है और इसको अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो पूरी एक दिन में नहीं हो पाएगा। यहाँ पर केवल हम लोग इसे की पॉइंट्स देख रहे हैं। अब अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट इट इज़ एन इन्फरेंशियल नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आगे के लिए पूछा जा सकता है। तो काई स्क्वायर कैसा स्टेटिस्टिक्स है, नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स है, इसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इट कैन बी फाउंड एट ऑर्डिनल लेवल एज वेल एज नॉमिनल लेवल ऑल्सो, यानी कि इसे हम काउंटिंग या रैंकिंग भी दे सकते हैं और नॉमिनल लेवल या क्लासिफिकेशन बेस पर भी कर सकते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स, ये कैसा स्टैटिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स है। अब काई स्क्वायर के फार्मूले की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है ये OI और माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल ऑफ स्क्वायर और डिवाइड बाई है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये इसका फार्मूला है, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रिंसिपल्स ऑफ स्वयं, यानी कि स्वयं किन किन सिद्धांतों पर काम करता है या स्वयं के कितने प्रिंसिपल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया है। देखिए क्या है स्वयं, सबसे पहले स्वयं की बात करें तो स्वयं है क्या, तो स्वयं इज अ program initiated by Government of India and designed to achieve the 3 cardinal principles of education policy: access, equity and quality। ये 3 प्रिंसिपल हैं, इसके प्रिंसिपल्स पूछा था क्वेश्चन में और ये 3 प्रिंसिपल हैं स्वयं के, एक्सेस, ठीक है, इक्विटी और क्वालिटी, ये प्रोवाइड करना पीपल को। आगे क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज़ टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेजेस। इसका मेन एम क्या था कि जन जन तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना थ्रू डिजिटल मीडियम। स्वयं इसीलिए बनाया गया है कि जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है उन्हें डिजिटल मीडिया के माध्यम से शिक्षित किया जाए। आगे क्या है देखिए, स्वयं सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy। यानी कि स्वयं प्रोग्राम इसलिए चालू ही किया गया है कि वो बच्चे जो कि आज भी डिजिटल एजुकेशन से जो है वंचित हुए हैं, उन्हें जो है डिजिटलाइजेशन किया जाए, डिजिटल एजुकेशन से जोड़ा जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए और उन्हें शिक्षा प्रोवाइड की जाए। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम बात करें इसमें 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी एंड टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रिपेयरिंग दिस कोर्सेज। यानी कि स्वयं पर जो भी कोर्सेज पढ़े हुए हैं उसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा चूजन फैकल्टी को रखा गया है जो इसके कंटेंट को तैयार करते हैं। स्वयं के 4 पार्ट हैं, वीडियो लेक्चर, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल एंड कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है और एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम।
ये 4 इसके स्टैंडर्ड हैं। देखिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट को इसमें जोड़ा गया है, किसकी मदद से, किन किन इंस्टीट्यूट की मदद से इसके कंटेंट को तैयार किया जाता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, AICTE, नेप्टेल, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB, NITTR। तो यहाँ पर मैंने ऐसे रफली इसको डिस्कस किया है। और देखिए ये जितनी भी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं इसके फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। जैसे CEC का फुल फॉर्म क्या होता है, NITTR का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में, फिर से आज पूछा गया है। तो देखिए क्या है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू चूज कोर्सेज फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोर्सेज कंप्राइजिंग कोर, इलेक्टिव, माइनर और स्किल बेस्ड कोर्सेज। देखिए नाम से ही पता चल रहा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बच्चों को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेबस को चुनना, सब्जेक्ट्स को चुनना, इंटरेस्टिंग एरियाज़ को चुनना और उसी के अकॉर्डिंग उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इसको लागू करने की बात की जा रही है। आगे है द कोर्सेज कैन बी इवेल्युएटेड फॉलोइंग द क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जितने भी कोर्सेज हैं उनको इवेल्यूशन करने का तरीका भी क्या है, 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पर, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे क्या है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर देन द कन्वेंशनल मार्क सिस्टम। और ये क्या है, कन्वेंशनल मार्क सिस्टम से काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। आगे अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, क्या एडवांटेजेस क्या है, तो देखिए जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है CBCS है, ये टीचर सेंटर ना होकर स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन को फोर्स करता है, इस पर जोर देता है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के हिसाब से क्रेडिट्स को गेन कर सकता है। आगे है, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू चूज़ इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज। इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज का मतलब ये है कि CBCS ये कहता है कि अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स के साथ बायो पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दिया जाए, अगर कोई बच्चा मैथ के साथ बायो पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दिया जाए। ये स्किल ओरिएंटेड पेपर्स इवन फ्रॉम द डिसिप्लिन्स अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग नीड्स, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ लिखा भी है कि बच्चे को उसकी पेस लेवल, उसके स्किल, उसके इंटरेस्ट, उसकी लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग ये सुविधाएं प्रोवाइड करता है। आगे बात करें, CBCS ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टू कंप्लीट वन कोर्स। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीच में ही उसकी पढ़ाई छूट गई है, वो बाद में उसी को कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसने जहाँ तक पढ़ा है उस वहाँ तक का उसे क्रेडिट दे दिया जाता है। बाकी की पढ़ाई जब वो किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और स्कूल, किसी और इंस्टीट्यूशन में करता है तो वहाँ से उसको कंटिन्यू कर दिया जाता है। यानी कुल मिला के सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में बात ये कहें तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की पढ़ाई बीच में किसी पर्सनल कारणों से छूट गई हो तो उसका वो साल पहले लॉस हो जाता था, लेकिन अब क्या है, CBCS अगर अप्लाई हो जाएगा हर जगह तो उसका जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी थी वो किसी और जगह जाकर वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। उसका कोई नुकसान, वो साल नुकसान नहीं होगा, वो क्रेडिट उसके नुकसान नहीं होंगे। तो अगर हम ग्रेडिंग पॉइंट की बात करें, ग्रेड पॉइंट्स की बात करें, CBCS में क्या है, देखिए ये 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है विद कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर ग्रेड्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। कैसे मार्क्स दिए जाते हैं यहाँ पर, ग्रेड पॉइंट 10 अगर कोई बच्चा पाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन 80% हैं और इक्वल टू 80% है, यानी उसके मार्क्स जो हैं 80 से 100% के बीच में है, इसलिए उसे ग्रेड पॉइंट 10 दिया जाता है। और इसको बोला जाता है लेटर ग्रेड है आउटस्टैंडिंग, यानी इवैल्यूएशन का तरीका है। अगर कोई बच्चा 70 से 80% के बीच में लाता है तो उसे 9 ग्रेड पॉइंट मिलता है और उसे A+ एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरीके से पूरा चार्ट है, इसको देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें फेल किस कैटेगरी में रखा गया है, फेल के लिए अगर कोई बच्चा 40% से कम मार्क्स लाता है तो उसे कोई भी ग्रेडिंग पॉइंट नहीं दिया जाएगा और उसे फेल कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि पास होने के लिए किसी भी बच्चे को 40% से ऊपर लाना होगा। अगर 40 से 45% के बीच बच्चा ला रहा है तो उसे ग्रेड पॉइंट 4 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस मेमोरी से रिलेटेड। तो देखिए जो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट है वो DRAM में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मैंने कंपैरेटिव दिखा दिया है क्या होता है। देखिए सिंक्रोनस DRAM
तो डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, पहले डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस असिंक्रोनस और सिंक्रोनस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, अ डी रैम टाइप दैट यूजेज एन एक्सटर्नली सप्लाइड क्लॉक सिग्नल टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ इट्स एक्सटर्नल पिन इंटरफेस। लेकिन जो असिंक्रोनस डी रैम है, एन ओल्डर टाइप ऑफ डी रैम यूज्ड इन अर्लियर पर्सनल कंप्यूटर्स। मेमोरी एक्सेस की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, जो सिंक्रोनस में है, द सिस्टम क्लॉक कोऑर्डिनेट्स द मेमोरी एक्सेस, यानी यहाँ पर सिस्टम क्लॉक जो है रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है और सिंक्रोनाइज्ड होता है रियल टाइम, यानी लाइव कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या, डज नॉट यूज अ सिस्टम क्लॉक टू कोऑर्डिनेट द मेमोरी एक्सेस। परफॉर्मेंस की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कौन, सिंक्रोनस। क्यों, क्योंकि ये रियल टाइम बेस्ड है और ये लो परफॉर्मेंस। मैन्युफैक्चर की बात करें तो सिंक्रोनस डी रैम इज़ हाई, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हाई होती है। और एप्लीकेशन की बात करें तो मॉडर्न पीसीज विद हाई स्पीड मेमोरी यूज़ सिंक्रोनस डी रैम, यानी कि जितनी भी मॉडर्न पीसीज बन रहे हैं वो सिंक्रोनस डी रैम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO2 एमिशंस बाई कंट्री 2021, यानी कि 2021 में सबसे ज़्यादा से कम, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री कर रही है, उससे कम, फिर उससे कम, अब जो भी ऑप्शन थे, बच्चों को ऑप्शन याद नहीं थे तो यहाँ पर मैंने टोटल इसका चार्ट ही आपको दे दिया है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा 2021 की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया है जिस कंट्री ने, वो चाइना है, 9.04 बिलियन। पर कैपिटा एमिशन कितना है इसका, 6.59, और पॉपुलेशन ये है चाइना की। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका यूएस जो कि 5 बिलियन है, पर कैपिटा एमिशन 15.53 है। थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है इंडिया जो कि 2.07 बिलियन है, 1.58 कैपिटा पर कैपिटा एमिशन है, और ये इसकी पॉपुलेशन। इसी तरीके से चौथे नंबर पे रसिया है, पाँचवें पर जापान है। तो ये सारी लिस्ट दे रखी है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के दौरान मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डिस्कस कर लूँगा। तो ये सारी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ URL, ICT से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कई बार पूछा जा चुका है, और ICT के जो एब्रीविएशंस हैं मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर डाल रखे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं सारे एब्रीविएशंस को, क्योंकि जितने भी एब्रीविएशंस वहाँ दे रखे हैं उसी में से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, यानी जियोथर्मल एनर्जी के क्या सोर्सेज हैं। तो अगर हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी के, देखिए क्या है, सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी है क्या, तो जियोथर्मल एनर्जी इज अ सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। अब आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जियोथर्मल एनर्जी जो है कैसी एनर्जी है, तो ये है सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फॉर कॉमर्शियल यूज़ ओनली यूजफुल रिजर्वायर्स आर दोज दैट प्रोड्यूस हाइड्रोथर्मल। क्या, स्टीम इज क्रिएटेड बीनीथ अर्थ सरफेस व्हेन वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद हॉट बॉडीज सच एज मैग्मा चैम्बर्स एंड हॉट रॉक्स, यानी कि जो सोर्सेज हैं जियोथर्मल एनर्जी के, हॉट रॉक्स हैं यानी गर्म चट्टाने हैं, मैग्मा चैम्बर्स हैं जो कि धरती के नीचे मैग्मा गल रहा है, लावे की तरफ फैल रहा है, वो सारे सोर्सेज किसके हैं, जियोथर्मल एनर्जी के। तो जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है, जो धरती के नीचे से जो मटेरियल है उसका यूज़ करके जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। तो डिफरेंट जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं, हॉट वाटर रिजर्वायर्स जो कि पानी के धरती के या ज़मीन के नीचे हॉट वाटर रिजर्वायर्स हैं वो हैं, नेचुरल स्टेम रिजर्वायर्स हैं वो हैं, और दूसरा है थर्ड है जियो प्रेशर्ड रिजर्वायर्स। ये सारे क्या हैं, सोर्सेज हैं जियोथर्मल एनर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था फ्रॉम इंडियन लॉजिक से, पूर्वत एंड शैश्वत क्या होता है। तो देखिए यहाँ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि पूर्वत और शैश्वत जो है अनुमान के ही टाइप हैं। अनुमान क्या है, इन्फरेंस, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फरेंस। इन्फरेंस है क्या, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्याय, यानी न्याय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुमान लगाना। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इन्फरेंस फॉर वन सेल्फ एंड इन्फरेंस फॉर अदर्स। ये दो तरीके का हो सकता है, एक खुद के लिए अनुमान लगाना, दूसरा दूसरे इंसानों के लिए अनुमान लगाना। इन्फ्रेंस को आगे हम लोग 3 पार्ट में क्वालिफाई किए हैं, माफ़ कीजिएगा क्लासीफाई किया गया है। पूर्वत का मतलब इन्फरिंग एन अनपरसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम एन परसीव्ड कॉज। शैश्वत है इन्फरिंग एन अनपरसीव्ड कॉज फ्रॉम एन परसीव्ड इफेक्ट। तो यही पूछा गया था। साथ ही साथ तीसरा है
सामान्य तो दृष्टा, यानी कि सामान्य दृष्टा व्हेन इन्फरेंस इज नॉट बेस्ड ऑन कॉजेशन बट ऑन द यूनिफॉर्मली कोएग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर हम पूर्ववत और शेषवत की बात करेंगे। तो देखिए पूर्ववत क्या है, जब हम वी इन्फर द अनपरसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम अ परसीव्ड कॉज, जब हम किसी प्रत्यक्ष कॉज, प्रत्यक्ष कारण की वजह से, जब हमने यानी कि जब हमने कोई चीज़ आंखों देखा है, मतलब किसी आंखों देखी घटना के आधार पे हम जब अप्रत्यक्ष प्रभाव का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो ये हमारा पूर्ववत कहलाता है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है इसका, द इन्फरेंस ऑफ फ्यूचर रेन फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ डार्क हैवी क्लाउड्स इन द स्काई इज एन एग्जाम्पल ऑफ पूर्ववत। यानी कि घने बादलों को देखकर भारी बारिश का अनुमान लगाना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये पूर्ववत का है, या इस जिसको हम लोग बोलते हैं अंदाज़ा लगाना, सीधी सी बात। तो देखिए घने बादल क्या है, यहाँ पर प्रत्यक्ष है, ये आप देख सकते हैं, और उसके आधार पे आपने ये अंदाज़ा लगा लिया, ये अप्रत्यक्ष प्रभाव का अंदाज़ा लगा लिया कि बारिश होगी। तो बारिश यहाँ पर क्या है, अनपरसीव्ड इफेक्ट है यहाँ पर बारिश। नेक्स्ट है आपका शेषवत क्या है, तो शेषवत इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी इन्फर द अनपरसीव्ड कॉज फ्रॉम अ परसीव्ड इफेक्ट। यानी कि हम प्रत्यक्ष प्रभाव के आधार पर, जब हम प्रत्यक्ष प्रभाव के आधार पर अप्रत्यक्ष कारण का अंदाज़ा लगाते हैं, जब हम प्रत्यक्ष प्रभाव के आधार पर, यानी प्रभाव हमें दिख रहा है, उसके आधार पर कारण क्या होगा उसका बात करते हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप समझ लीजिए हमें यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है, आईवी और डीवी के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, तो हम क्या कहते हैं, ये शेषवत है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है मैंने, द इन्फरेंस ऑफ पास्ट रेन फ्रॉम द स्विफ्ट मडी करंट ऑफ द रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेषवत। जैसे किसी नदी की बहती हुई विकराल धारा को देखकर आपने ये अंदाज़ा लगाया कि कहीं बहुत ही भयानक बारिश हुई होगी, तभी नदी में इतना पानी बढ़ गया है। तो परसीव्ड इफेक्ट क्या है, नदी में पानी का बढ़ना, यानी कि ये प्रभाव आपको दिख रहा है, और किसकी वजह से है, जिसको आपने प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, मतलब बारिश आपने देख नहीं पाए थे, लेकिन आपने नदी की विकराल धारा के आधार पर यह अंदाज़ा लगा लिया कि कहीं बहुत घनघोर बारिश हुई थी पहले, इसीलिए नदी का विकराल इतना रूप है। ये होता है शेषवत इन्फरेंस। तो आशा करता हूँ ये अच्छा समझ में आया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो आप अलग से मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। और मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो भी पड़ी हुई है इससे रिलेटेड, इंडियन लॉजिक से रिलेटेड, तो इसको देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा कि रिसर्च एप्टीट्यूड का आने, अब जो कल का आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए मैंने यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, जब आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है रिसर्च एप्टीट्यूड के सारे वीडियो पड़े हुए हैं पेपर फर्स्ट के लिए, साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जहाँ पर सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, ईवीएस से लेकर रिसर्च एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड, लेवल्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, हायर एजुकेशन, तो ये सारे वीडियो कंटेंट्स पड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो एग्ज़ाम आया था, जिसमें जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था इजी लेवल का आया था, और बच्चे बता रहे थे डेटा इंटरप्रिटेशन में भी क्या है, वही 3:2 का रेशियो चलता है, यानी 3 क्वेश्चन ईजी आते हैं, 2 टफ आते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।